अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक, क्योंकि नेचुरली इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक यही है कि इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा, आया फौरी तौर पर करना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म हम देख रहे हैं कि कल भी एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की, आज भी उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिस दौरान निगरान वज़ीर आज़म से भी इस मुतल्लिक सवाल हुआ। उनसे एग्जैक्टली सवाल क्या हुआ और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने उसकी वजाहत क्या दिया, जवाब क्या दिया, मुलाहिज़ा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें डीलिमिटेशंस की उसका अपना एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर मैंने फ़र्द वाहिद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया। उसमें वो किया है पार्लिमान ने, वो किया है आइन ने। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। क्या उन पहलुओं को एड्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उनको सस्पेंड करके इस पहलू पे सबको जोर देना चाहिए? ये फैसला ज़रूर, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। इसमें आपको पर्सनल की मावनत दरकार हो, फाइनेंस की दरकार हो, सिक्योरिटी की दरकार हो, उससे आगे मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा मुनासिब ना हो कि हम उन्हें ये कहें कि बताओ जी किस तारीख को कर रहे हो या करवा रहे हो। ये रवैया या ये एटीट्यूड कोई भी निगरान हुकूमत में हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो कि वैसे खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब ये मैटर भी सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में यही सारे क्वेश्चंस डिलिब्रेट हो रहे हैं, उस पर लीगल मॉट चल रही है, और इस इन्वायरमेंट में हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे जी बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप कब करा रहे हैं इलेक्शन, क्यों डेट नहीं दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है। उस सिलसिले में जहाँ जहाँ हमारा किरदार है हम वो पूरा अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमिटमेंट देता हूँ करते रहेंगे। 4 दिन इधर 4 दिन उधर, बुनियादी तौर पे मैंडेट उनका है, इसलिए हम तकरार के साथ कहते हैं कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। अनवारुल हक काकड़ साहब का बयान आपने मुलाहिज़ा किया, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस में सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आइन तारीख तो कहता है, लेकिन उसके साथ बहुत से और पहलू भी हैं जिनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन, जो कि ख़ुद एक ऑटोनमस आइनी बॉडी है, उसके साथ सख्त रवैया उनके ख़्याल में मुनासिब नहीं है। ये जो वजाहत दे रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म, क्या ये दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने बुनियादी तौर पर ये सवाल रखा है, पर इसको मुख्तलिफ इसकी जो परतें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब, और स्काइप के थ्रू हमें सुहेल वड़ाइद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल साहब, आपसे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस सवाल में आपकी भी कंट्रीब्यूशन, सवाल करने वालों में आप भी एक हैं। तो आपने जब सवाल किया और उसका ये जवाब आया है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से, क्या आप मुतमईन हैं इस जवाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ये पाकिस्तानी जो कौम है ना, ये जो जनरल ज़ियाउल हक के 90 रोज के इलेक्शन का जो वादा था ना, उस जमाने से इसमें एक फांस चुभी हुई है कि आइन की इस शिक पर अमल नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक ये डेट नहीं दी जाएगी और ये चीज़ वाजे नहीं होगी, उस वक्त तक ये फांस कायम रहेगी। और दूसरी सब चीज़ें सानवी है। जब तक डेट नहीं होती उस वक्त तक गो मगो की सूरत हाल ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक तैयारी शुरू नहीं होती, उस वक्त तक इलेक्शन कैंपेन जो है उसका पता नहीं होता, कैंडिडेट्स फाइनल नहीं होते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा अपनी जगह, उनकी वजाहतें ठीक होगी, लेकिन हम लोग जो सियासत के अदना तालिब इल्म हैं और हमने कई अदवार देखे हैं, हमारे ख्याल में ये बहुत अहम है कि डेट दी जाए, और हमारे ख्याल में ये बहुत अहम है कि इससे मुल्क आगे चलेगा। और दूसरा यह है कि डेट ना देने से क्या हो रहा है, ये भी तो जरा सोचा जाए कि टोटली गो मगो, हर रोज लोग टामक टोइयां मार रहे हैं। ये खत्म ही पता ही नहीं है कि वाकई होंगे इलेक्शन, नहीं होंगे, क्या फरवरी में होंगे, जनवरी में होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ये सारी चीजों के खात्मे का हमेशा एक हल है। और हमने देखा कि जब जुनेजो साहब जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह डेट दी थी
कि ये डेट है जी जिस दिन मार्शल लॉ उठा लिया जाएगा, और उठाना पड़ा था। अब भी ये डेट देनी चाहिए ताकि सबको एक वाज़ेह मैसेज हो कि इस डेट को इलेक्शन हो रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, बिलाशुबा इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से आइन भी कहता है। दूसरा बात है कि इलेक्शन की तारीख पूरा आइन नहीं है। ठीक कह रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, लेकिन इलेक्शन की तारीख या जो है उसके नीचे है बाकी सब कुछ। लेकिन क्या करें मैडम शेख, इलेक्शन की तारीख के ऐलान के अलावा जो कुछ है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के पास नहीं है। वो इस वक्त मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। उन्हें पता है कि कब इलेक्शन होने हैं और किस दिन होने हैं और कैसे होने हैं। अब यहाँ इस पुरमगज़ और पुरहासल जिस सवाल को पिछले हम 8-9 महीने से मुख्तलिफ ज़ावियों से डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें लफ्ज़ जो है, इस आज भी मुझे फिर से आइन याद आ गया मैडम शेख, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आइन है। सवाल ये है कि आइन है कहाँ। पिछले 9-10 महीनों में आइन साहब का जिक्र आपने भी बहुत किया, मैंने भी बहुत किया, साथियों ने भी बहुत किया, मगर आइन कहीं नज़र नहीं आया जब ज़रूरत पड़ी। किसी को पता हो तो मैं उसको एड्रेस अपना बता दूंगा, तो मुझे वो आइन साहब इस वक्त कहाँ हैं वो मेरे तक पहुँचा दें। दूसरी बात, आइन से ही याद आया मैडम शेख कि 50 साल आइन का जश्न भी होना था, वो कहाँ रह गया। इतना जश्न हुआ है, आपका दिल नहीं भरा भी उससे? 2 असम्बलियों के लिए पहले जश्न हुआ, उसके बाद जनरल इलेक्शंस के लिए जश्न हुआ। हाँ नहीं, उस तरफ आता हूँ, उस तरफ से तो वाकई दिल भर गया है और बाग हो गया है। तो कौमी असम्बली में एक दिन मुझे फ़ायज़ ईसा काजी साहब, जरदारी साहब और इसहाक डार साहब के साथ बैठे नज़र आए हुकूमती बेंचों पर। और एक दिन स्पीकर कौमी असम्बली साहब राजा परवेज अशरफ साहब ने कहीं यादगार आइन का कोई एक संगे बुनियाद रखा था। उसके बाद कोई पता नहीं चला कि बाकी जश्न का क्या हुआ। और मैडम शेख, ये जो निगरान है ना हमारे, ये हैं बड़े अक्लमंद। जब कोई मुश्किल सवाल होता है तो कहते हैं हमारा तो मैंडेट ही नहीं है। जब कोई सवाल जिसका जवाब देना होता है उसका कहते हैं कि भाई ये तो इस पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। अगर मामला इमरान खान का हो तो भाई हमारा क्या काम है, ये अदालतों का काम है। अगर मामला नवाज शरीफ साहब का हो तो उसके बाद एक वीडियो लिंक वकला की कॉन्फ्रेंस पे उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है। 18 सफ़ाती फ़ैसले का जो लब्बे लुबाब है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद साहब ने लिखा है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं, वो जेल नहीं काट सकते। अब मैडम शेख समझ आया कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी रिपोर्ट, हालांकि वो वापस आ गए खैर से और 1 घंटे की स्पीच की है, और तो अब समझ आया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों उन्होंने ये जमा करवाई थी कि मैं अभी भी बीमार हूँ। ठीक है। और हाँ, और यहाँ मुझे एक दरख्वास्त करनी है कि इस निगरान जो काबीना है पंजाब की, वो पूरे पाकिस्तान पंजाब की जेलों का मुआयना करे, और जो मुल्ज़म और मुजरम इस पे पहुंचते हैं जहां नवाज शरीफ साहब हैं, उस मयार पर पहुंचते हैं बीमारी के, अच्छा, उन्हें भी उनकी सजाएं भी मुअत्तल की जाए। भट्टी साहब, जरा पॉइंट पे वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब भी कोई राय कायम करता है, जैसे आप लोगों से भी जब हम सवालात के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी राय जान रहे होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती होगी। निगरां वजीर आजम की ये जो राय है, वो ये समझते हैं कि बाकी पहलुओं को भी देखना बड़ा ज़रूरी है, कोई वजह तो होगी उसकी। आपकी क्या समझ में आता है, क्या वजह है? मैडम शेख, मुझे तो लग रहा है कि गो के इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर बड़ा संजीदा है कि, और सुना जा रहा है इस्लामाबाद में जो कई हलकों से कि जनवरी और ना हुए तो फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है, एक तो है कि अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि उनके कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी होनी हैं, फिर उन्होंने लीड भी करना है। दूसरी वजह
है कि सर नहीं, मैं अनवारुल हक काकड़ साहब, पार्टी ग्रुप, मैं अनवारुल हक काकड़ साहब की ये जो उनका थॉट प्रोसेस है उसकी वजह जानना चाह रही थी आपसे। क्योंकि उसकी दो वजह हैं मैडम शेख। एक वजह तो ये है कि उनको अभी तक कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, एक, और दूसरी वजह यह है कि उनके ज़हन में हमारी तरह ये भी हो सकता है कि इलेक्शन मज़ीद डिले हो जाएं, तो वो इसलिए बाकी सारों मामलात को सामने रख के कहते हैं कि आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं, इसके अलावा भी बड़े लवाज़। अच्छा, लेकिन मसला ये है वो इलेक्शंस के, वो हुकूमत मुल्क के तो निगरां हैं, वो इलेक्शंस भी साफ शफाफ तरीके से हों, इस चीज़ के भी निगरां हैं सलीम साफ़ी साहब, तो उनकी तरफ से ये इंटरप्रिटेशन आना, क्या आप समझते हैं कि अब ये नागुज़ीर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तशरीह करे और कोई गाइडलाइन दे? साफी साहब से जाने से पहले शफाफ और साफ तो ऐसे होंगे कि आप भी दंग रह जाएंगी, आपको आर पार तक नजर आ रहा होगा, इतने शफाफ होंगे। डन। साफी साहब। अलीना, देखिए जो भट्टी साहब के या सुहेल वड़ाइल साहब के खदशात हैं वो बजा हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इन दोनों ने और हमने जो कुछ देखा है 2018 से पहले कि किस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अकामा का बहाना बना के निकाला गया और इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। उससे पहले उनके जो मातहत थे DGISI, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ धरने दिलवाए। फिर इन्होंने भी ये देखा है, हमने भी ये देखा है कि इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ को किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनकी बेटी को जेल में भेजा गया। फिर इलेक्शन कमीशन जो इन्होंने देखा है, जस्टिस सरदार रज़ा वाला इलेक्शन कमीशन, आपने देखा होगा कि रात गए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दुनिया के सबसे बेखबर आदमी इलेक्शन से वो नज़र आ रहे थे। और फिर इन्होंने ये देखा है कि उस इलेक्शन में पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल कर और टप्पे लगवा दिए गए और हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिमीन से टप्पे लगवा दिए गए जो निगरानी के लिए थे। तो इस तनाजुर में जो 2018 का सिलेक्शन जिन लोगों ने देखा है तो वो उनके शकूक बिल्कुल हक व जानिब है। फिर आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, अक्सरियत अक़लियत में बदलती रही और अक़लियत अक्सरियत में बदलती रही। फिर आपको याद होगा कि ये इलेक्शन तो ये इलेक्शन है जब प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले रहे थे तो राजा रियाज को मोटरवे पे एजेंसी वालों ने रोका, उनको वहाँ पे बंद किया कमरे में, फिर उनको ला के और यहाँ पे उनसे जबरन वोट डलवाया गया। तो जिस मुल्क की ये माजी रही हो तो उसमें फिर भट्टी साहब का और सुहेल वड़ाइल साहब का दोनों का नाम एक साथ लेना खैर, लेकिन सुहेल वड़ाइल साहब जैसे जमहूरियत पसंदों का तशवीश में मुब्तला होना वो बिल्कुल बजा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इलेक्शन की डेट देना वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला चला गया है उनका है। और प्राइम मिनिस्टर की बयान में मुझे तो कोई इस तरह का बात नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत का इस इलेक्शन से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि जो इलेक्शन कमीशन उनसे डिमांड करे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तारीख़ दे ताकि ये शकूक व शुबात ख़त्म हो। लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि सिर्फ इलेक्शन ये नहीं है, मसलन इलेक्शन से पहले हल्काबंदियाँ भी आईनी तकाज़ा है और इसी तरह उसको फ्री एंड फेयर इंश्योर कराना ये भी तकाज़ा है और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। तो मेरे ख़्याल में उनकी बयान में तो कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता ये डिमांड सुहेल वड़ाइल साहब जैसे दोस्तों का बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने देनी हो या फिर इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन का कम से कम डेट अनाउंस होना चाहिए ताकि बेयकीनी का ख़ात्मा हो सके। मज़ीद साहब, आप अग्री करते हैं सलीम साफ़ी साहब की राय से? देखिए, खेल ये जानबूझ के ख़राब किया गया और ये खेल ख़राब होना शुरू हुआ CCI की जो मीटिंग हुई। अब एक गवर्नमेंट जा रही है, उससे पहले CCI की मीटिंग बुलाकर मरदमशुमारी को नोटिफाई करना उसके क्या माने थे? इसलिए कि जो CCI की मीटिंग में जब ये फैसला हुआ तो ये तय था कि ये फैसला हुआ ही इलेक्शन में ताख़ीर करने का और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का जिसमें वो कामयाब रहे।
और उसके बाद डिलिमिटेशंस और ये इन सारी चीज़ों को की इलेक्शन कमीशन को भी एक वे आउट मिल गया, और जो लोग ताख़ीर चाहते थे उनको भी वे एक वे आउट मिल गया। ये सारा गैर आइनी है। देखें, बहुत स्पेसिफिक था, बहुत कैटेगोरिकल था 90 रोज़ में इलेक्शन। मैं उस वक्त भी कहता था कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जब ख़त्म की गई थी, चाहे वो एक गैर जमहूरी फ़ैसला था इमरान खान साहब का, लेकिन उनके पास इख्तियार था, ख़त्म कर दी। उसके बाद क्या कहता था आइन आपका? क्यों नहीं हुए इलेक्शंस? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्यों नहीं हुए इलेक्शन? आपके पास पूरा 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है एक निगरान हुकूमत को। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी आपने ये सुना है कि 1 साल की निगरान हुकूमत रही हो? किसी को परवाही नहीं है। तो निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब हों, अच्छे भले आदमी हैं, मैटर नहीं करते। इवन नवाज शरीफ साहब मैटर नहीं करते। इस मुल्क में इलेक्शन एक मिथ है, सिलेक्शन एक रियलिटी है। इस मुल्क में पहले भी सिलेक्शन हुआ है, आइंदा भी सिलेक्शन होगा। जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो हम ज़रूर देखेंगे और ज़रूर डिस्कस करेंगे। कल किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, आज किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो बहस हम कर रहे हैं, जो अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से अब कौन पूछे? इलेक्शन कमीशन अपना एक कर देता है कि जी हो जाएंगे। अजीब व गरीब बात यह है कि 90 रोज़ की बात की जाती है। 90 रोज़ तो ख़त्म हो गए। अब तो खुदा के लिए ये बात छोड़ें कि 90 रोज़ पे वक्त पर इलेक्शन हो रहे हैं। वक्त पे इलेक्शन नहीं हो रहे, आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो रहे, और आइंदा होंगे नहीं होंगे। एक गैर यकीनी सूरत हाल में ये इलेक्शन हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस होंगे ये। इसलिए कि मैं पूछ रहा था जो MPs और MNAs के कैंडिडेट्स थे कि कितना खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा इन इलेक्शन में, और उनके मुताबिक MPA के इलेक्शन में कम से कम 5 करोड़ रुपए लगेंगे। बट ये मुद्दत गुजरने से ज़्यादा क्यों? इसलिए कि महंगाई हो रही है ना, हर चीज़ पे चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। ठीक है। जो आज से चंद साल पहले सूरत हाल थी, आज से 1-1.5 साल पहले, आज की सूरत हाल में तो वो इलेक्शंस तो लड़ना एक मिडिल क्लास के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके पास माल होगा या किसी पार्टियों को यकीन दिला के वो इलेक्शन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं साफ़ी साहब के पास क्विकली वापस लेके जाना चाहूँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड भी करेंगे। साफ़ी साहब, ये मज़हर साहब की बात बड़ी वैलिड है। आपसे इसी तनाजुर में सवाल कि पहले भी तो यही कहा जाता रहा ना कि सिर्फ तारीख मैटर नहीं करती, सूबों के इलेक्शंस के लिए सिर्फ तारीख मैटर नहीं करती, सिर्फ किसने तारीख देना है ये मैटर नहीं करता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी रीजंस हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि साल हो गया निगरान हुकूमत है। नहीं, ये बात तो मज़हर साहब की ठीक है कि सिर्फ तारीख भी मैटर नहीं करती और सिर्फ इलेक्शन नुमा ड्रामा भी मैटर नहीं करता। मसलन अगर आपने 2018 की तरह का कोई ड्रामा करना है और किसी को जबरन लोगों पे मुसल्लत करना है, जिस तरह 2018 में PTI को मुसल्लत किया गया, तो फिर वो तो इलेक्शन ना हुआ, वो तो फिर हम ड्रामा देखते रहेंगे और ये सब कुछ। लेकिन फिर सर ये जो हीले बहाने बनाए जाते हैं इलेक्शन की, और ख़ासकर इस सिचुएशन में बनाए गए, तो फिर तो ये जो आपने राय दी, क्या उसके ऊपर आप वापस उसको लेना चाहेंगे या वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं उनकी राय सही नहीं है? फिर तो देखिए, जो ताख़ीर पिछली हुई वो तो सियासी जमातों की वजह से हुई, निगरान वज़ीर आज़म की वजह से तो नहीं हुई थी ना। एक जो मुसल्लत करदा, अब मसलन पहले तो अगर ये है कि अगर PTI में डेमोक्रेसी होती और उनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत होती तो पहले तो वो उस जाली असम्बलियों को और जाली इलेक्शन का ये ना करते। ये जो मैंने आपको राजा रियाज की मिसाल दी, इसी तरह लोगों को जबरन उनकी पार्टी में जब शामिल करवाया जाता रहा। फिर दूसरी बात ये है कि जब पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के उनकी अदम मौजूदगी में गिनती कराई गई तो उसको सब सियासी जमातों को मुस्तरद कर देना चाहिए था। उस इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं थी। फिर अगर उसूली सियासत होती तो अपोजिशन की जमातों को उन जाली असम्बलियों में बैठना नहीं चाहिए था।
फिर अगर उसूली सियासत होती तो अदम एतमाद के बाद अपोजिशन पार्टियों को उन जाली असम्बलियों को दवाम नहीं देना चाहिए था, और फिर अगर उसूली सियासत होती और जमहूरी मिजाज होता तो वो अपने उन जाली असम्बलियों को तोड़ ना देते। बट हम सियासत में तो मैनिपुलेशंस भी होती हैं, बहुत सी बातें भी होती हैं, बट हम सियासत और आइन को कंफ्यूज नहीं कर रहे कहीं? नहीं, देखें, आइन तो बड़ा वाज़ेह है सर, सियासत में नहीं होती। हाँ। जब ये तब्दीली लाई जा रही थी और 2018 में जो कुछ किया गया उसके लिए जुडिशरी को भी मैनिपुलेट किया गया, उसको गदला किया गया, उसके लिए मीडिया को भी मैनिपुलेट किया गया, उसके लिए नैब को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो हमारे पूरे मुआशरे को आप बल्कि ये समझे कि उसके लिए मैनिपुलेट किया गया, हमारे स्टेट के ताकतवर इदारों ने ये काम किया उसके लिए। तो जाहिर बात है कि उन असरात से आप 2 दिनों में नहीं निकल सकते। अलबत्ता हम ये मुतालबा करेंगे कि इस मरतबा इलेक्शन अब जल्द अज जल्द मुकर्ररा वक्त के मुताबिक करना चाहिए, और इस मरतबा के इलेक्शन को 2018 की तरह सिलेक्शन नहीं बनाना चाहिए, हकीकी मानों में इलेक्शन करना चाहिए। ये किस तरह से इंश्योर होगा? ठीक है, ये किस तरह से श्योरिटी होगी? अभी भट्टी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो मैं एक ब्रेक ले लूँ, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शंस और इलेक्शन की तारीख के मामले पर ख़ास तौर पर, और निगरां वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आज बयान आया है उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान रहे हैं। सलीम साहब की ज़रा मुख्तलिफ राय, बाकी तीनों तकरीबन एक ही बात कह रहे हैं, बट एक चीज़ जो तीनों में ब्रेक से पहले बात करते हुए मुश्तरक थी वो ये थी कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसी सिलसिले में कल एक तकरीब थी लम्ज़ में जिससे निगरां वज़ीर आज़म साहब ख़िताब कहें और उसके बाद उन्होंने फिर बच्चों के सवालात के जवाबात भी दिए। सोशल मीडिया के ऊपर सुहेल वड़ायत साहब इसको मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, कुछ दानिश्वर हैं या कुछ कमेंटेटर्स हैं जो इससे मुतल्लिक कहते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल ने सवाल किए हैं उनका जाविया क्लियर नहीं था, दुरुस्त नहीं था, कुछ को बदतमीज़ी भी लगी, ख़ासकर वो जो आप 50 मिनट क्यों लेट हुए वो वाला सवाल। लेकिन कुछ लोग इसको इस पैमाने पर नाप रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इस सिस्टम से शदीद मुतनफ़िर है, हमारी नौजवान नस्ल पॉलिटिक्स से शायद शदीद तंग है और उनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं ख़ासकर अगले इलेक्शंस पे। आप इसको किस तरह से इसका तज्ज़िया करेंगे और इसको जांचेंगे? मेरा ख्याल है दोनों बातें दुरुस्त हैं और दोनों रंग जो है सोसाइटी के अंदर मौजूद है। एक तो यह है कि नौजवान नस्ल आम तौर पर भी नाराज ही होती है और उसको अपनी जो सीनियर नस्ल है उससे शिकायत होती हैं, और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है उन्होंने अपनी तारीख ही 2018 से शुरू की है। उन्हें ना पाकिस्तान की तारीख का पहले का कुछ इल्म है, ना वो कोशिश करते हैं कि चलो कुछ नहीं तो गूगल से ही जान लें कि पहले पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा है, और वो अपनी तारीख 2018 के इलेक्शन वाले प्रोसेस के भी बाद से शुरू करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें भी चाहिए कि अगर सियासत में दिलचस्पी रखनी है या जो है आपने सियासत पे सवाल करने हैं तो कम से कम कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें भी टॉलरेट करना चाहिए क्योंकि हर तरह के ख्यालात जो हैं उनके इजहार की जो है वो आज़ादी है और आज़ादी रहनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जिस मुआशरे में सवालों पर तालियां बजें और जो जवाबात हैं उन पर खामोशी हो, वो मुआशरा सेहतमंद नहीं होता। क्यों? कि आप इसकी वजह ये होती है कि इसका मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका जो जवाब दिया जा रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आप बैलेंस्ड नहीं है, आप में तवाजुन नहीं है कि आप जिसको सुनना चाह रहे हैं उसकी बातों पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो ये भी आप तो देखो, दुनिया में जो पहला लेसन है वो किसी भी महफिल का वो ये है दूसरे को सुनना, दूसरा इख्तलाफी नुक्ता नजर सुनना। तो आप इख्तलाफी नुक्ता नजर को तो अहमियत ही नहीं दे रहे, अपनी वो बात जो है उस पर आप तालियां बजा रहे हैं, अपनी बात में तालियां बजा रहे हैं और दूसरे की बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये तो ना इंसाफ है, ना तवाजुन है,
और ना इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। असल बात है कि जिस दिन इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाएगा उस दिन पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। जिस दिन आपसे इख्तिलाफ करने वाले की इज्जत होगी, जिस दिन आप इख्तिलाफ अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वाले को अहमियत देंगे, उस दिन तब्दीली आएगी। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब प्लीज। मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा सुहेल साहब से। मेरे ख्याल में पहले तो सवाल करने की जरूरत नहीं होती थी, पहले सवाल करने की इजाज़त नहीं होती थी। अब आज का नौजवान सवाल कर रहा है तो जवाब देने वाला भी थोड़ा सा परेशान है, इसलिए कि वो ऐसे सवालात एक्सपेक्ट नहीं करता था पहले, जो सवालात आज का नौजवान कर रहा है। और आज के नौजवान के पास सवाल के साथ साथ एक मोबाइल भी है उसके हाथ में। उसको वो उन जवाबात को एक्सपेक्ट करता है कि जो आदमी अगर कोई एक्सपीरियंस है, उसके पास उसने 10-10 साल हुकूमत की है, 15-15 साल हुकूमत की है, तो आज भी अगर उस सवाल का जवाब उसे ठंडा मिले तो जाहिर है उसका गुस्सा जायज़ होता है। मेरा ख्याल है लेवल ऑफ इनटॉलरेंस तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा है और उसकी कई वजूहात हैं, और उन इनटॉलरेंस की वजह से हमने वायलेंस भी देखा है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि पहली मर्तबा पूरे मुल्क के अंदर नौजवान बड़ी तादाद में आते हैं, सुनने आते हैं। मैं उनसे नहीं कहता कि वो सियासत से मुनरिफ हैं या सियासत को पसंद नहीं करते, जब भी तो वो सवाल करते हैं कि सियासत को पसंद करते हैं, और सियासत को वो अपने जहन के मुताबिक वो समझते हैं कि सियासत को इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है नौजवानों की पार्टिसिपेशन इटसेल्फ, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो प्रोग्राम्स में उनकी प्रेजेंस से हो, इसको मेरा ख्याल है हमें वेलकम करना चाहिए। चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकती हैं, एक प्रोसेस चलता रहा तो मेरा ख्याल है उन नौजवानों में भी टॉलरेंस आएगा। ठीक है साफ़ी साहब, इसी सवाल पे आपकी राय? बिल्कुल जी साफ़ी साहब। देखिए अलीना, हमें ये हकीकत भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जब हम बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं। और हकीकत ये है कि जिस तरह मज़हर साहब ने कहा कि मजमूई तौर पर हमारी सोसाइटी में सतहियत, इनटॉलरेंस, इसका गलबा हो गया है, और इसमें हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी मजहबी क़यादत ने, हमारे मीडिया ने, मसलन आप देखें कि हम दिन रात दूसरों को इख्तिलाफ राय का दर्स देते हैं, लेकिन हमारे एंकर्स, हमारे कालम निगार, वो अपने ऊपर तनकीद का इतना बुरा मनाते हैं कि बस जैसे किसी ने उन पे गोली चला दी। तो हम सब ने नौजवानों को, फिर आप देखें कि हमारे तालीमी इदारों का मायार कितना गिर गया है, और अब पिछले सालों में यूनिवर्सिटियों का जो बुरा हाल किया गया, अब देखें कि यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा ने जो ख़ुद वहाँ प्रमोशन पॉलिसी है उससे के ख़िलाफ़ वो धरना देने आ रहे हैं। तो आप किसी मौलवी से, किसी मजहबी जमात के रहनुमा से इख्तिलाफ करें, जवाब में आप पे फतवा आता है, तो इनटॉलरेंस भी बढ़ गया है। और फिर सोशल मीडिया ने, माजी में मसलन सुहेल वड़ाई साहब जैसे लोग होते थे, वो किताबें पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं। किताब के लिए आप संजीदगी के साथ आराम से बैठ के एक ख़ास माहौल बना लेते हैं। ये सोशल मीडिया जो है आपको बहुत सतही बना देता है, क्योंकि एक खबर ट्वीट मैंने क्रिकेट की पढ़ी, दूसरी जो है उससे शोबे से मुतालिक पढ़ी, तीसरी मैंने फ़लस्तीन की पढ़ी। ये आपके जहन को कहीं टिकने नहीं देता, और आप उन सवालात में भी उसका एक इजहार देख सकते हैं कि जो लोग, हर कोई अपने आप को हर फन मौला समझने लगा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं रहा। भट्टी साहब, आपकी राय? मैडम शेख, इस बात को शुरू यहाँ से ज़रूर करूँगा कि काकड़ साहब ने तहम्मुल से जवाब दिए और बड़े अच्छे जवाब दिए, अब मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने लम्स के स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ, और मुझे खुशी हुई कि वो बाशऊर हैं, हालात हाज़रा से उन्हें आगाही है, जुर्रत इज़हार है, और जो हम कंप्रोमाइज़ में फंसे हुए हैं उनसे पहले की नस्ल, मुझे अच्छा लगा कि वो हमसे ज़्यादा सच्चे हैं। मैडम शेख, बदतमीज़ी ये नहीं थी कि 50 मिनट के लेट आने पर सवाल हुआ, बदतमीज़ी ये थी कि आप 50 मिनट लेट क्यों आए, जबकि असातिज़ा बैठे थे, तालिब इल्म बैठे थे, और एक दर्सगाह में आपने जाना था। आपको सारा कुछ उसके मुताबिक करना चाहिए था और बर वक्त पहुँचना चाहिए था। मैडम शेख, सवालों पर क्यों तालियां बजी? इसलिए बजी कि कहीं सोचिए कि हब्स ज़्यादा हो गया है, कहीं घुटन तो ज़्यादा नहीं हो गई,
कहीं फ्रस्ट्रेशन तो ज़्यादा नहीं हो गई, कहीं उनको सुना तो नहीं उनको इग्नोर तो हम नहीं कर रहे। और मैडम शेख सवालों को बदतमीज़ी ना समझें, सवालों को रद्द ना करें, सवालों की हौसला अफजाई करें और सवालों को अपनी जहनीत पे या जहानत पर मत परखें, उनके सतह पर जाकर उन सवालों के जवाब दें। ये हमारे बाद की नस्ल है, इसने आगे आकर मुल्क को संभालना है अगर इसे मौका मिला इन चंद 5 शाही ख़ानदानों से। और मैडम शेख बात यह है कि सवाल 50 मिनट लेट क्यों हुए, सवाल यहाँ क्यों हैं और मुल्की हालात क्या तकाजा करते हैं, सवाल आइन में 90 दिन का है और क्यों नहीं आइन पर अमल दरामद हो रहा, सवाल मुकदमों पर, सवाल के बोलने पर क्यों इतनी पाबंदी, ये वो सवाल हैं जो हमारी आने वाली नस्ल को हमारे बताने चाहिए। और मैडम शेख बात यह है कि ये सेशन बार बार होने चाहिए, इनको नज़रअंदाज ना करें। मैं उन सारे दानिश्वरों और इंटेलेक्चुअल्स को कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, जो उनके लहजों पर चले गए हैं, जो उनके रवैयों पर चले गए, सोचे तो सही कि वो कह क्या रहे हैं और अब वो किससे कहें, किससे अपनी बात करें, अपना दिल का गुबार निकालें। तो इसको खुश दिली से ले, उनकी हौसला अफजाई करें। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, अलीना अगर 1 मिनट आप मुझे दें। जी सर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। पिछले दिनों असद कैसर साहब और उनके बाद साथी मौलाना फजल रहमान साहब के खुशदामन की वफ़ात पे ताज़ियत के लिए गए। ये उनका बड़ा खुशाइंद कदम था और सुहेल वड़ाइज साहब हमारे सियासी तारीख़ के और मज़हर साहब दोनों बिल्कुल उसके हुफ़ाज़ है। उनको पता है कि हमारे यहाँ नज़रियाती इख्तलाफ और समाजी ताल्लुकात को बिल्कुल अलग अलग रखा जाता था, जो पिछले सालों से एक लीडर की पोलराइजेशन की वजह से कुछ ये सिलसिला ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने एक मुस्तहसन कदम उठाया कि हमारे उस समाजी रिवायत को ज़िंदा किया। उस पर असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और बैरिस्टर सैफ वगैरह को शाबाश देनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि हमारे नौजवान नस्ल ने उनके साथ क्या सलूक किया, क्योंकि वो समाजी ताल्लुकात और नज़रियाती इख्तिलाफ के फ़र्क से हम लोगों ने, हम कसूरवार हैं इसके और हमारा ज़्यादा हिस्सा है और सियासतदानों का हिस्सा है कि हमने उस तफरीक से अपनी नौजवान नस्ल को नाआशना कर दिया है। इसलिए वो उन लोगों के सताइश की बजाय उन पर तनकीद कर रहे थे कि तुम लोग फातह के लिए क्यों गए और तुम लोगों ने, और मौलाना साहब के हामियों ने भी बड़ी ज़्यादती की कि एक तरफ आपने नमाज की वीडियो जारी कर दी और दूसरी तरफ आपके लीडर के पास आने वाले बंदों को आप ताने दे रहे हैं, हालांकि वो ताज़ियत के लिए आए थे। ठीक है सोहेल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि एक कमेंट आपको भी रेफर किया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? खासकर ये जो हम लोग ने लहजों की बात की, लहजों की, भट्टी साहब ने भी कहा कि इसकी तलखी को समझें, ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है जो इतने सालों से बाहर नहीं निकली थी और अब निकल रही है। देखिए पहली तो बात है कि मैं एग्री करता हूं कि नई नस्ल को वेलकम करना चाहिए, उन्हें सवाल करने का हक होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त मुआशरे का माहौल है कि देखें लफ्ज बढ़ गया और तुन दियो, ये तो हमारी आम जुबान का हिस्सा बन गए हैं। इससे अंदाजा होता है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। ना अखलाकियात है, ना हमारे यहाँ एक दूसरे को कुछ स्पेस देने की गुंजाइश है। तो ये भी दरस देना चाहिए साथ साथ, सिर्फ यही नहीं कि बदतमीजी को ही अप्रिशिएट करते रहें, समझाना भी चाहिए कि बदतमीजी जो है वो उसकी इजाजत नहीं होती। टॉलरेंस का पहला असूल ये है कि आप अदब से और तमीज से बात करें। तो ये सिर्फ इस चीज पे कि जी वो बोल रहे हैं तो बस सिर्फ तालियां ही बजानी है, ये भी गलत है। इखलाकियात का दर्स देना भी हमारा सबका, जो हम बड़ी नस्ल है, हमें भी किसी ने दर्स दिया था तो हम उस पर चले हैं। तो हमारा भी ये काम है, हम आंखें बंद करके सिर्फ तालियां ना बजाते रहे। सर वैसे जहां आप एक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वहां मसला ये भी है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमें ये पता लग रहा है कि हमारी पिछली नस्ल या हमारे बाप दादा करते आए हैं, वो शायद कल्चर के नाम पे या तमीज़ के नाम पे उनमें से काफ़ी चीज़ें और काफ़ी रवैये थे जो हम टॉलरेट करते आए, बर्दाश्त करते आए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है उनको बर्दाश्त करें, वो सही नहीं थे। तो ये फ़र्क करना, ये जाँचना भी बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भी एक हमें इसी तरह का आई थिंक नशिस्त रखनी चाहिए जिसके ऊपर हम बैठ के बेसिकली अली ना देखें, जो सुहेल साहब बात कह रहे हैं ना, जो सुहेल साहब बात कह रहे हैं, बेसिकली तनकीद में और तमीज़ में जो है वो हमें फ़र्क करना चाहिए। सवाल सख्त से सख्त हो,
लेकिन तहजीब का दामन जो है ना वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए, और यही नौजवानों को, लीडर्स को समझाना चाहिए। बट उन नौजवानों की कहाँ पर आपको बात में ये लगा या नजर नहीं, आया? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात क्योंकि एक तनकीद हो रही है ना, ये सबके लिए सवाल है। अगर प्लीज कोई आंसर करना चाहे, सुहेल साहब, साफी साहब, के वो जो सवाल देता हूं मैं जी, मैं अगर आप साफी साहब, मैं जी देखें, सुहेल वड़ाइच साहब मेरे ख्याल में जब से जियो शुरू हुआ है तब से प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर बंदे से जो भी इनका मेहमान होता है या जिसके वो मेहमान होते हैं, उनसे वो रेलेवेंट हर सख्त से सख्त सवाल कर लेते हैं, कहीं मिस नहीं होता। लेकिन क्या कभी किसी ने ये एतराज़ किया है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने तहजीब के दायरे को से वो बाहर निकले हैं? मैं इतने अरसे हूँ, मैं जी काम कोशिश कर रहा हूँ उनके नक्शे कदम पे चलने की। मेरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी वो काम नहीं हुआ जो पिछले दिनों वो एक वकील साहब और उसका वो हो गया। ये जो उन्होंने बात की ना कि तनकीद में और बदतमीज़ी में फ़र्क को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा, आप जिससे सवाल करते हैं तो आप उनके मनसब और मर्तबे को भी, आपने देखा होगा हम दुश्मन मुल्क के सफ़ीर से भी अगर बात करते हैं तो हम उसको हिज एक्सेलेंसी, योर एक्सेलेंसी कह के पुकारते हैं। आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो सवाल देखे हैं और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था सारा का सारा, उसमें ऐसा कौन सा सवाल था जहाँ बदतमीजी हुई? देखिए, असल ताकतवर वो होता है जिसपे तनकीद की सजा मिलती है, ठीक है, जिस पे तनकीद नहीं की जा सकती या जिसकी तनकीद की सज़ा मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म बेचारे पे तनकीद जो है वो तो हम दिन रात करते रहते हैं, और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे तनकीद, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, भट्टी साहब भी जानते हैं, और है उन मुँह पे बैठ की जाए तो फिर हम मानेंगे। भट्टी साहब। मैडम शेख, ये कहाँ से पैमाना सेट कर लिया हमने? क्या कि उनके सामने निगरान वज़ीर आज़म बैठा है और वो ताकतवर के सामने, अब हम कितने हैं, हमारी नस्ल में से कितने हैं जो ताकतवरों के सामने कलमा हक कहते हैं? सर मेरा ख्याल है आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। साफी साहब को कहने का मकसद कुछ और था। मेरी एक बात सुनिए, बात सुन लीजिए मैडम शेख। आप ये लफ्ज जो तुन दो या वड़ गया जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है, ये मेरी नई नस्ल ने नहीं लफ्ज निकाले। हम अपनी नई नस्ल को कैसा पाकिस्तान दे के जा रहे हैं, अपने भी तो देखें ना, हमने उनको कैसा पाकिस्तान दिया है, हमने उनको क्या अच्छी चीज़ दी है कि हम उनसे अच्छी चीज़ तवक्को करते हैं। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, लेकिन आपने जो बोया है उसमें से बेहतर सामने नज़र आ रहा है। आप लहजों को, रवैयों को, तमीज़ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इनसे सवाल मत छीनें। और इसमें मुझे नहीं लगा किसी ने कोई बदतमीजी की हो। उनके लहजे हो सकते हैं, वो स्टूडेंट से इस वक्त ये वो उम्र होती है जब इनकलाब लाने की उम्र होती है, इसमें इनको अप्रिशिएट करें कि आगे बढ़े। कोई हिज एक्सीलेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं। और दूसरी बात है, सुहेल वड़ाइच साहब, सलीम साफी साहब एक ही हैं, और इन जैसे अब सारे नहीं बन सकते। सर हम तो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, हम तो सलीम साफी साहब कहते हैं। तो चलिए इरशाद भट्टी हो सकता है, तो इसलिए सारे ना इरशाद भट्टी बन सकते हैं ना सुहेल वड़ाइच बन सकते हैं। तो इनको हौसला अफजाई करें। मुझे उन पे शर्म आ रही है उन लोगों पे कि जो इनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, इनमें से तमीज ढूंढ रहे हैं। ये मज़हर अब्बास साहब को अपने साथ जो इन्होंने मिलाया, ये मज़हर अब्बास साहब के साथ जाती है। ये इनके साथ मैं हमेशा करूंगा, क्योंकि इन्होंने बुज़दार, वो बड़ी मुअज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं, सख्त से सख्त बात बड़ी नरम अंदाज नहीं देखिए। ये हो गया कि एक मैं ही अकेला लम्स का स्टूडेंट हूँ इधर, तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। सर लम्स के स्टूडेंट्स तो बड़े, और मैं खुद इस चीज की आप कह लें, देखिए भट्टी साहब, जबरदस्त, इसमें लम्स के स्टूडेंट्स होने का कोई वो नहीं है। भट्टी साहब ये हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए भट्टी साहब बात सुने, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट भट्टी साहब, लोगों ने अच्छे सवाल भी किए। ऐसा नहीं है लम्स के सारे स्टूडेंट्स को हम कोई उन पे तनकीद कर रहे हैं या उनको वो कर रहे हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे सवाल भी किए, बहुत अच्छे भी किए। एक आध बंदे की गलती को पूरे इदारे की गलती अब तमाम स्टूडेंट्स पे तोपना जो है वो मुनासिब नहीं है। नहीं, जनरली आप देखें ना, जनरली नौजवान जो सवाल कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसके जहन में एक परेशानी है।
उसके जहन में कंफ्यूजन है। अब बाज़ लोग सवाल यही नौजवान हमें सिर्फ नौजवानों ने बड़े सख्त सवालात भी किए हैं। सुहेल साहब और मैं जो है वो अभी सखर में थे, मैंने खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू किया, सख्त तरीन सवालात थे। जो ऑडियंस से क्वेश्चन आए वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। वहाँ सारे के सारे नौजवान थे। आप कश्मीर में चले जाएं, बेशुमार नौजवानों ने हिस्सा लिया। सवाल नहीं पर कहीं कोई एक आध हो जाता है तो हमें उसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, और वो गुस्सा जो है ना, उस गुस्से को समझना चाहिए, उसके लहजे को समझना चाहिए। उसके लहजे को ये नहीं कि हमें उसे इंडोर्स करना चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए, लेकिन उस गुस्से का इजहार जो है ना वो होता है, वो नौजवानों में वो फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन को हमें समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। सुहेल साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और साथ साथ ये भी कि अगर ऐसा ही है तो फिर इतना हंगामा क्यों है? अगर सवाल कर लिया, जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से आए, हंगामा क्यों है और क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं, हंगामा तो देखिए इस वक्त सोसाइटी जो है ना अनसेटल्ड है। इस वक्त लोग जो है मुतमिन कोई भी नहीं है, सियासी सूरत हाल से, इकोनॉमिक सूरत हाल से। कोई स्टूडेंट हो, कोई बड़ा हो, कोई सियासी हो, कोई गैर सियासी हो। तो बुनियादी बात है कि फैसले किए जाएं, मुल्क का मुस्तकबिल तय किया जाए, तालिब इल्म भी मुतमिन होंगे, हम भी होंगे। तो इस वक्त तो असल बात यह है जो गो की सूरत हाल है ना, उसने इसको खत्म होना चाहिए। 100 बातों की एक बात। इसी के ऊपर हम इजाजत चाहेंगे अपने व्यूअर्स से। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।